Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स। इन्हें कैपिटल बजटिंग मेथड्स भी कहा जाता है। परियोजना बजटन विधियाँ। ये बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के यूनिट 1 का टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके 20 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। बहुत ईजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग या कैपिटल बजटिंग के मेथड्स है तो हम 1 बाय 1 हर एक मेथड का अध्ययन करेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो सर्वप्रथम प्रोजेक्ट बजटिंग होता क्या है। हम कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी परियोजना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, पूंजीगत व्यय किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो उसमें आपको भूमि खरीदनी है, या कोई पुराना प्लांट है तो पुराने प्लांट की कैपेसिटी में जैसे पहले 1000 यूनिट्स बनती थी उस प्लांट में, अब आपको 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो दीर्घकालीन व्यय होते हैं, जो उन निर्णयों को लेने के लिए हम जो विधियां अपनाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स, परियोजना बजटन विधियां। यानी आपको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिसीजंस लेने होते हैं कि आपके पास 3-4 ऑप्शन है, या तो कि आप उस कौन सी प्लांट एंड मशीनरी खरीदे। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो फ्यूचर में इनकम होगी और जो हमारा खर्चा हो रहा है अभी वर्तमान में उस प्रोजेक्ट को, उस प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, और फ्यूचर में हमारा उससे क्या इनफ्लो होगा, तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो, जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है यानी भविष्य, आज आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो या आज आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आज की आज इनकम नहीं होगी, फ्यूचर में 3-4-5 साल में उससे आपको इनफ्लो होगा और आपका कैश आउटफ्लो आज होगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को हम कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा प्लांट जिसमें हमारा इनफ्लो ज़्यादा होगा, हमें प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी वही डिसीजन लेगी। तो ये डिसीजन लेने के जो मेथड्स होते हैं वही कहलाती है आपकी प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स। तो एक परियोजना पूंजी व्यय निर्णय अथवा पूंजी बजटन निर्णय के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में क्या क्या आते हैं, इसमें स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी आदि को क्रय किए जाना, उनका नवीनीकरण, आधुनिकरण, उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करनी है, मशीनों को रिप्लेस करना है, उत्पादन की किसी नई तकनीक का विकास करना है, खोज एवं अनुसंधान। तो ये सभी व्यय क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। इन व्ययों में संस्था की पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दीर्घकाल के लिए विनियोजित होता है। तो इस प्रकार के जो व्यय किए जाते हैं वो बहुत सोच विचार करके किए जाते हैं। ऐसे व्ययों को करने से भविष्य में व्यय से अधिक राशि आय के रूप में प्राप्त होने की संभावना होती है। इसलिए यदि प्रबंधन द्वारा ऐसे व्ययों को करने के बारे में अगर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो संस्था की जो भावी इनकम है, उसकी रोजगार क्षमता, उत्पादन की किस्म, विनियोग के अवसर, उसकी सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो पूंजीगत व्ययों का दीर्घकालीन नियोजन तथा उनको करने या न करने के बारे में निर्णय लेना प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए प्रबंधक जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, परियोजना बजटन या कैपिटल बजटिंग। दोनों सेम चीज़, आप प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स बोलिए या कैपिटल बजटिंग मेथड्स बोलिए, दोनों सेम है। तो संस्था द्वारा दीर्घकालीन व्यय करने के लिए, दीर्घकालीन निर्णय लेने के लिए जिन तकनीकों को अपनाया जाता है वह तकनीकें क्या कहलाती है, आपके कैपिटल बजटिंग। इसमें आपको अर्थ और प्रकृति दी हुई है। परियोजना बजटन का आशय वित्त के विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के लिए बजट बनाने से नहीं, हम यहाँ कोई बजट नहीं बनाएंगे, लेकिन संस्था की दीर्घकालीन लाभदायकता को अधिकतम करने के उद्देश्य से परियोजना के नियोजन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। परियोजना बजटन एक प्रकार से पूंजी व्यय बजटन है। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो हमें जो निर्णय लेने हैं उसके लिए हम जिन तकनीकों का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाती है, कैपिटल बजटिंग मेथड्स। इसमें अब आपको परिभाषाएं दी गई हैं। चार्ल्स टी हर्नी ग्रीन के शब्दों में परियोजना या पूंजी बजटन प्रस्तावित पूंजी व्ययों को करने तथा उनकी वित्त पूर्ति का एक दीर्घकालीन नियोजन है। फिर इसमें आपको उपयुक्त परिभाषा दी गई है।
परियोजना या पूंजी बजटन पूंजी के दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित एक प्रक्रिया है। यानी क्या है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर से, क्योंकि जो भी हम व्यय करेंगे वो दीर्घकालीन प्रकृति का व्यय होगा, जिसके अंतर्गत पूंजी विनियोग की भावी लाभोत्पादकता का अध्ययन करना। यानी आज आप जो खर्चा कर रहे हो उससे भविष्य में आपको कितना लाभ मिलेगा, उसकी पूंजी लागत की गणना करके अर्जन और लागत की तुलना करना। मैंने ये बोला ना, इनफ्लो और आउटफ्लो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। अंत में उसे विनियोग को करने तथा न करने के बारे में अंतिम निर्णय लेना सम्मिलित होता है। यानी कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, दीर्घकालीन जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसकी लाभोत्पादकता का अध्ययन करोगे, उसकी पूंजी लागत की गणना करके अर्जन की लागत मतलब पूंजी लागत यानी जो आपकी कॉस्टिंग आएगी और जो भविष्य में आपको इनकम होगी, दोनों को कंपेयर करेंगे और उसके बाद में ये डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो इसमें क्या आ गया, संभावित आय, तुलनात्मक रूप से उच्च जोखिम और प्रारंभिक विनियोग एवं प्रत्याशित लाभों के बीच तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन अवधि होनी चाहिए, मतलब दीर्घकालीन प्रकृति का खर्चा है। तो ये कहलाता है कैपिटल बजटिंग या परियोजना बजटन से क्या आशय हुआ। अब हम देखते हैं इसके क्या विधियां हैं, जिन विधियों का हमें अध्ययन करना है, जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। परियोजना बजटन की विधियां, परियोजना व्यय निर्णय अथवा विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन उनसे उपार्जित संभावित प्रत्यय की दर पर किया जाता है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपका ये है कि परियोजना बजटन की विधियाँ, कैपिटल बजटिंग मेथड्स, दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स जिन्हें हम परंपरागत विधियाँ कहते हैं, और दूसरा है आपका अपरिहार्य रोकड़ प्रवाह मेथड्स, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स बोलते हैं इन्हें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। और फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में भी दो हैं। फर्स्ट है आपका अदायगी अवधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पे बैक पीरियड, इंपॉर्टेंट है पे बैक पीरियड। और सेकंड है आपका औसत प्रत्याय दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम जो परियोजना बजटन विधियों की परंपरागत विधियों का फर्स्ट मेथड है अदायगी अवधि, पे बैक पीरियड मेथड, उसका अध्ययन करेंगे। कि हम एक एक वीडियो में जैसे भी हमारे सूटेबल होगा हम उस तरह से डिटेल में इनको अध्ययन करेंगे। और इनका जो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ क्लास में अभी करवा दूंगी, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है चैप्टर्स के पीछे अनसॉल्व, वो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगी। आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप करेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आता है किसी को भी वो क्वेश्चन, तो फिर वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से समझा दूंगी। तो फर्स्ट मेथड है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। ये देखिए पे बैक पीरियड मेथड। तो कैपिटल बजटिंग के दो मेथड्स होते हैं, परंपरागत विधियाँ या जिन्हें ट्रेडिशनल मेथड्स कहा जाता है। सेकंड होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड के दो प्रकार हैं, पे बैक पीरियड मेथड और औसत प्रत्याय दर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इस वीडियो में हम फर्स्ट पढ़ेंगे पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है। अदायगी अवधि की सबसे सरल, अदायगी अवधि जो विधि है ये सबसे सरल और सबसे इजी विधि है, और परंपरागत विधियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं एक लोकप्रिय विधि है। अदायगी अवधि से क्या आशय होता है, सबसे पहले पेबैक से क्या, अदायगी अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत की वसूली होने की संभावना होती है उसे अदायगी अवधि कहा जाता है। रोकड़ वसूली अवधि कह सकते हैं या वसूली अवधि कह सकते हैं। मैं आपको अगर सामान्य शब्दों में समझाऊं तो हम हमारे कोई भी, आज हम दुकान में भी कोई खर्चा करते हैं या हम कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो आज हम बोलते हैं ना हमारा आज जैसे मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए, तो भाई 1 लाख रुपए का मूल मुझे 2 साल में मिल जाएगा। यानी जो मेरी मूल लागत है वो मुझे 2 साल के अंदर अंदर वसूल हो जाएगी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते, मैं बोलूँ एक परियोजना को छोड़, हम छोटा सा अगर दुकान, हमारे शॉप है या कोई बिजनेस है, उसमें हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, माना कि मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम बोलते हैं ना कि मूल तो मुझे 2 साल के अंदर मिल जाए। यानी मैंने जो 1 लाख रुपया लगाया है वो मुझे 2 साल के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद मुझे जो भी मिलेगा वो मेरी क्या कहलाएगी, इनकम। यानी हमारा जो लगाया हुआ पैसा है, हमारा मूल है, वो हमें कितने वर्षों में प्राप्त हो जाएगा, वो कहलाता है पे बैक पीरियड, अदायगी अवधि। यानी जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, माने कि किसी प्रोजेक्ट में 10 करोड़, तो 10 करोड़ तो मेरे 2 साल में वसूल हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट मुझे 10 साल तक इनकम देगा, 20 साल, तो वो सब एज ए मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे 2 वर्ष में वसूल हो जाएगी। हम सामान्य शब्दों में भी ऐसे बोलते हैं। तो यही चीज़ कहलाती है अदायगी अवधि।
वह अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत की वसूली होने की संभावना होती है, कि हम प्रोजेक्शन करते हैं कि हमें ये मूल लागत 2 वर्ष में मिल जाएगी, 3 वर्ष में मिल जाएगी, तो ये पीरियड क्या कहलाता है? आपका पेबैक पीरियड या वसूली अवधि या अदायगी अवधि कहा जाता है। तो इस अदायगी अवधि को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट है समान रोकड़ अंतर्वाहों की दिशा में। देखो, इसमें 2 वर्ड आपके बार बार आएंगे। कैश इनफ्लो मैं हिंदी में नहीं बोलूँगी, रोकड़ अंतर्वाह, आप रोकड़ अंतर्वाह से बहुत ईजी वर्ड है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो यानी जो हमें भविष्य में मिलेगा, और कैश आउटफ्लो यानी मूल लागत, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसे प्रारंभिक विनियोग, जो आज आपने खर्चा किया। मैंने बोला ना कि आज मेरे को कोई दुकान लगानी है, तो मैंने उस दुकान में आज 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो 1 करोड़ मेरा कैश आउटफ्लो है जो आज की तारीख में हुआ है, और उससे मुझे भविष्य में हम पर ईयर निकालते हैं कि प्रति वर्ष मुझे इतनी आय होगी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? कैश इनफ्लो। तो ये 2 वर्ड्स आपको ध्यान रखने, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो को हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब फर्स्ट आपको कंडीशन दी है समान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में। समान रोकड़ अंतर्वाह क्या होते हैं? कि हर साल आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिक्स्ड इनकम मिलेगी। माना कि जैसे आपने आज 1 लाख रुपए, तो आपको हर साल माना कि 20-20 हज़ार रुपये पर ईयर आपको रिटर्न होंगे। तो 5 सालों में आपका क्या आ जाएगा? पेबैक पीरियड, क्योंकि आपको हर साल फिक्स्ड इनकम है। आपको पता है कि मुझे हर साल फिक्स्ड 20,000 वापस रिसीव्ड हो जाएगा, तो वो कहलाता है समान रोकड़ अंतर्वाह। यानी आपका फिक्स है कि पर ईयर आपको कितनी इनकम होगी। तो उस दशा में पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखिए। यदि परियोजना से प्रतिवर्ष समान रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त हो, तो अदायगी अवधि की गणना परियोजना की मूल विनियोजन राशि, यानी जो प्रारंभिक विनियोग मैंने बोला ना, जैसे हमने कोई दुकान भी लगानी, मैंने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो 1 करोड़ रुपए आपका क्या आ गया? आई की जगह इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों का, और माना कि 2 लाख रुपए आपको जैसे पर ईयर इनकम हो रही है, 20 लाख रुपए पर ईयर इनकम हो रही है। हम छोटा एग्जाम्पल ले, मैंने बोला कि जैसे 1 लाख का हमारा खर्चा हुआ है और आपको 20-20 हज़ार हर साल मिल रहे हैं, तो ये इस तरह से हम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब समान रोकड़ अंतर्वाह होंगे, प्रतिवर्ष अंतर्वाहों की राशि समान होगी। इसको शॉर्ट में बोले तो I/C। आई का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सी का मतलब है कैश इनफ्लो, आई का मतलब प्रारंभिक विनियोग, सी का। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, यदि एक कंपनी को नई मशीन के लिए 15,000 रुपये विनियोजित करने का विचार कर रही है, जिस पर उसे शुद्ध रोकड़ प्रवाह 6,000 रुपये 4 वर्षों तक प्राप्त होने की संभावना है, अतः इस मशीन की अदायगी अवधि क्या होगी? तो 15,000 हमारी मूल राशि थी, 6,000 आपने 1 साल में आपको मिलेंगे, 4 वर्षों तक 6-6 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। तो आपकी मूल लागत कब तक वसूल हो जाएगी? 2.5 साल में। 15,000 बटेवा 6 दूनी 12, और फिर बचे हुए 3,000 है, तो वो हाफ ईयर्स में मिल जाएंगे। तो यानी पूरे 2.5 साल में आपको आपने जो 15,000 रुपये का खर्च किया वो मिल जाएगा, और 4 वर्षों तक आए, यानी जो बचे हुए 1.5 साल है उसमें अगर आपको कोई इनकम होती तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है मेथड। एक कंपनी की नई मशीन 15,000, तो 15,000 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 6,000, तो आंसर आ गया 2.5 साल। और यदि अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, यहाँ तो हमने पीरियड निकाला है, अभी आपने यहाँ पीरियड निकाला है ना 2.5 साल। अगर मेरे को रेट ऑफ रिटर्न पूछी जाए कि आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है, हम परसेंटेज में अगर बात करें, तो हम इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, नेट एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइडेड, अभी हमारा था I/C, अब आपने कर दिया C/I × 100, तो ये रेट निकल गई 40%, यानी आपको 40% पर ईयर रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में। असमान रोकड़ अंतर्वाह यानी कि आपको हर साल फिक्स नहीं है कि फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गया, एक परियोजना में 10,000 रुपये का विनियोग कराया आपने, 10,000 रुपये इनिशियली आपने लगाए हैं। पहले, दूसरे एवं तीसरे साल में, पहले में 2,000 है, दूसरे में 4,000 है, तीसरे में 12,000 है, यानी तीनों सालों में क्या है? अलग अलग है। तो इनका संचयीकरण करने पर संचयी रोकड़ अंतर्वाह, यानी अब हम इनका क्या निकालेंगे? क्यूम्युलेटिव, CF हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे संचयी बारंबारता कहा जाता है। 2 फर्स्ट ईयर में 2 है, 2 और 4 को जोड़ा तो कितने हो गए? 6, 6 और 12 को जोड़ा तो 18। इसी तरह निकलती है ना। आप एक टेबल बनाओ और यहाँ आपको
मैं ये अगला एग्जाम्पल है उसमें करवाऊँगी। जैसे अगर हम इसकी भी यहाँ टेबल बनाएं तो फर्स्ट कॉलम में जैसे आपने लिख दिया 2000, फिर 4000 और 12000। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ 2, 4 और 12, है ना। और फिर अगर हम इधर CF निकालें तो फर्स्ट ईयर की 2 ही रह जाएगी। 2 में 4 ऐड हुआ तो 6, और 6 में 12 ऐड हुए तो 18। तो ये आपका 18 हो गए। तो इसलिए अदायगी अवधि, अब मेरे 10,000 लगे हैं तो अदायगी अवधि हमारे क्या होगी, दूसरे और तीसरे साल के बीच में होगी। अगर मैं जनरल देखूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है देखिए, तो अब आपका दूसरे और तीसरे साल के बीच में होगी। और एक वर्ष में समान रोकड़ अंतर्वाह समान रूप से वितरित हुए हैं। तो 10,000 में से आपने 6,000 माइनस के 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 6,000 आपके दूसरे साल की क्या है, संचयी बारंबारता। तो 10,000 माइनस 6,000 4,000, और अगले साल की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 12,000। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 12, जो भी आंसर आएगा। हम एक एग्जाम्पल और करते हैं, यहाँ देखिए इसमें भी अलग अलग है। एक सीमित कंपनी 1 लाख रुपए वाली पूंजी, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, MR अग्रवाल की बुक है। एक सीमित कंपनी 1 लाख रुपए वाली पूंजी वाली एक परियोजना में विनियोग करने का विचार कर रही है। हास के पश्चात किंतु कर से पूर्व, जो यहाँ आपको मेन चीज़ ये भी देखनी, अभी हमने जो सिंपल एग्जाम्पल पढ़े उसमें डायरेक्ट हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश इनफ्लो गिवन था। अगर गिवन है तो पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो आपको एनुअल इनकम दे रखी है वो आफ्टर डेप्रीशिएशन है, बट क्या है, बिफोर टैक्स। यानी हास तो उसमें से चार्ज कर दिया गया, लेकिन टैक्स अभी तक चार्ज नहीं किया गया है। और जो डेप्रीशिएशन है वो लागत का 20% है। जो कॉस्ट है आपकी 1 लाख रुपए, क्योंकि जो भी अगर हम कोई भी मशीनरी या भूमि कुछ, उन सब पे जो भी हम मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर जो भी परचेज करते हैं तो सब पे डेप्रीशिएशन क्या है, 20%, और टैक्स क्या है, 50%। अदायगी अवधि विधि का प्रयोग करते हुए परियोजना का मूल्यांकन कीजिए, पेबैक पीरियड। तो आपका इस तरह का ये जो 20 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह से आते हैं। इस तरह का आपकी टेबल बनेगी। पहले ईयर आ गए, ये आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स दिया हुआ ना, 50 50 40 40 20, यही हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया है। टैक्स क्या बोल रहे हैं, एट द रेट बिफोर टैक्स है, तो हमें पहले टैक्स कट करना पड़ेगा। तो टैक्स की रेट है 50%, तो 50 का 50% कितना हो गया, 25,000। 50 का 50% 25,000। ये इन सब का हमने 50% कर दिया, तो ये टैक्स हो गया। डेप्रीशिएशन लागत का 20%, लागत कितनी थी, 1 लाख। ये देखिए एनुअल डेप्रीशिएशन 1 लाख लागत है, हमारी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसका 20% कितना आ गया, 20,000। तो डेप्रीशिएशन हर साल क्या रहेगा, 20,000। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कर रखा है, डेप्रीशिएशन को तो माइनस कर दिया और टैक्स नहीं लगाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, और जो डेप्रीशिएशन लेस कर दिया उस डेप्रीशिएशन को पुनः जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए आपको करना है, ए में से बी को माइनस करना है और सी को क्या करना है, प्लस। 50,000 में से 25,000 माइनस होंगे, प्लस 20,000। यानी जो नेट कैश इनफ्लो होता है वो आफ्टर डेप्रीशिएशन और बिफोर टैक्स होता है, सॉरी, बिफोर डेप्रीशिएशन और आफ्टर टैक्स होता है। बिफोर डेप्रीशिएशन यानी डेप्रीशिएशन नहीं लगना चाहिए और टैक्स लगना चाहिए। तो हमने ये उल्टा दिया हुआ था, आफ्टर डेप्रीशिएशन बट बिफोर टैक्स दिया हुआ था। तो इसको आपको चेंज करना है, हमेशा आपको क्या चाहिएगा, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। बिफोर डेप्रीशिएशन है और डेप्रीशिएशन लेस कर चुके हैं वो, तो हमने डेप्रीशिएशन को वापस जोड़ दिया और टैक्स नहीं। तो सबसे पहले हमेशा टैक्स लगेगा, और फिर उसके बाद हम डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, पुनः जोड़ देंगे। तो ये आपके आ गया, वही जो मैं बोल रही हूँ, CF निकाली, क्यूमुलेटिव 45 45 प्लस 45 90 90 प्लस 40 130 170 170 प्लस 30, टोटल हो गए 2 लाख। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है, आपकी 1 लाख रुपए की कॉस्ट है। अब 1 लाख रुपए आपको कब तक मिल जाएंगे, आप यहाँ क्यूमुलेटिव में देखिए 90 और 1 30, यानी इन दोनों के बीच में है। तो हम ऊपर वाला लेंगे जो कम वाला है, कम वाले कितने साल है, 2 साल। तो यहाँ आपने 2 लिख दिया पहले, प्लस 1 लाख आपकी कॉस्ट है। दूसरे साल में आपको कितने मिल गए, तो दूसरे साल में हमें मिल चुके हैं 90,000। दूसरे साल में मिल गए ना 90,000, दूसरे 45 एक साल के, फिर 45 अगले साल के, दूसरे साल में आपको 90 मिल जाएंगे। 1 लाख में से 90 तो हमें मिल गए, बच्चे कितने, 10,000। वो किस में से मिलेंगे, इन 40,000 में से मिलेंगे। तो 10,000 बटेवा 40,000, यानी अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें पहले तो जो
जिस अवधि के बीच में हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, जैसे 90 है और 31 तो ज़्यादा हो गया, यानी उससे कम, 1 लाख से कम हमें 2 साल पे मिल रहा है, तो 2 प्लस हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस जो आपका साल है उसकी जो CF है वो, और प्लस नेक्स्ट ईयर की फ्रिक्वेंसी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको आप हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आ रहे हैं 2 ईयर्स और 3 मंथ्स में हम हमारी 1 लाख रुपए की कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। तो इसमें क्या था, हमें यही ध्यान रखना है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे, पहले टैक्स लेस करोगे और फिर डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करोगे। इसी तरह का ये एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, इसमें इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है, आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन दोनों चीज़ें इन्होंने कैलकुलेट कर रखी है। अब आपके क्या है, कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ की, अलग अलग है, मशीन ए है, मशीन बी है। तो पहले हम जैसे ईयर 1 ईयर 2 तो दोनों को कंपेयर करना है, तो पहले मशीन ए का क्यूमुलेटिव निकाल लिया, 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, मशीन बी का भी लिख लिया, क्यूमुलेटिव निकालना आएगा ना 25 + 37,500 इसी तरह का। अब 1 लाख रुपए की कॉस्ट आपको सेकंड ईयर तक मिल रही है, मतलब 62,500, थर्ड में तो ज़्यादा हो रही है ना, देखो थर्ड में ज़्यादा हो रही है, 62,500 यहाँ तक मिल रहे हैं हमें, तो वही फॉर्मूला 2 + 1 लाख माइनस 62,500 बचे, नेक्स्ट 50,000 आपने ये ले लिया, तो आपका कितना आ गया ये। इसी तरह अब आपको यहाँ कंपेयर करना है, तो देखो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो तो आपको 2 से ही 3/4 साल में मिल जाएगी, और इसकी जो कॉस्ट है वो 3 साल में। तो आप कौन सा, दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का ही है, तो हम मशीन अदायगी अवधि के अनुसार किसको चुनेंगे, मशीन ए को। ये आंसर में लिखना अनिवार्य होता है कि हम अदायगी अवधि के अनुसार मशीन ए को चुना जाएगा। तो ये आपका निर्णय होता है कि जिसमें आपको हमें अदायगी अवधि के आधार पर यदि निर्णय लेना होता है, तो अदायगी अवधि जितनी कम होगी वह परियोजना उतनी ही शीघ्र अपनी लागत की वापसी कर देगी। किसी परियोजना की अदायगी अवधि जितनी कम होगी वह परियोजना उतनी ही शीघ्र अपनी लागत की वापसी कर देगी। तो जिसकी कम होती है उसे हम चूज करते हैं। सॉरी, अब इसमें भी लाइफ इन ईयर्स दे रखी है। एनुअल कैश इनफ्लो, तो इनका एनुअल कैश इनफ्लो सेम है, यानी हर साल सेम इनफ्लो होगा, 15 साल तक होगा। और आपकी यहाँ इनिशियल कॉस्ट दे रखी होगी नीचे की, इनिशियल आपका खर्चा कितना लगा है, ये इनिशियल आउटले दे रखा है यानी खर्चा, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, C/I करा तो आपका पीरियड निकल जाएगा। तो इन्होंने ये देखो, ये C है हमारा इनिशियल आउटले, सॉरी I है ये इनिशियल आउटले, और ये है C, तो इन्होंने I डिवाइडेड बाय C करा, 60,000 डिवाइडेड बाय 18,000 तो 3.33 ईयर्स है। ऐसे ही इन्होंने क्या करा, आप देखो 88,000 डिवाइडेड बाय, देखो लिखा हुआ है ना 2 डिवाइडेड बाय 3, तो सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से डिवाइड किया। क्यों, यहाँ कौन सा फॉर्मूला था, देखो हमने 2 कंडीशन पढ़ी है, समान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में कि हर साल समान है, एनुअल कैश इनफ्लो 18,000, हर साल इनका क्या है समान है, इसका 15,000, और समान नहीं है तो CF निकाल के, जो वो मेथड अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे होगा। तो ये आपने हर साल की कैलकुलेट कर ली। अब अभी हमने देखा ना निर्णय मापदंड क्या होता है अदायगी अवधि में, जिसकी पीरियड सबसे कम होगा। तो आप यहाँ देखिए ये सबसे कम है तो इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, अगर क्रम प्रदान करना है ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये सबसे ज़्यादा है तो ये फिफ्थ। तो पेबैक पीरियड से आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको एक असाइनमेंट अभी सेंड करूँगी, इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें मैं क्वेश्चंस दूंगी और आपको सॉल्व करके मुझे वापस व्हाट्सअप करने हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप पर, पर्सनल कॉल पर, या हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।